हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट कवर कर रहे हैं और काफ़ी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लेकर आई हूँ जो कि हम आज अपनी वीडियो में समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, छोटे छोटे से टर्म्स हैं जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर वो पॉइंट्स, वो टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं और रिसर्च की यूनिट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में काउंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसके बारे में यू ऑल नो, यू शुड, आप सभी को पता होना चाहिए। मेटाफिजिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाफिजिक्स? देखिए, मेटा का मीनिंग होता है बियॉन्ड और फिजिक्स का मीनिंग हुआ नेचर। मीन्स कुछ बियॉन्ड जाकर कुछ सोचना, अबाउट नेचर, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, कुछ आप नेचर के बारे में, या कोई चीज क्यों एग्जिस्ट करती है, ऐसा है तो क्यों है, तो कुछ भी बियॉन्ड जाकर कुछ सोचना अबाउट द नेचर, तो वो आपका मेटाफिजिक्स में काउंट होता है, लाइक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स में काउंट होता है। ठीक है, जिसमें हम बियॉन्ड द नेचर स्टडी करते हैं उसे हम मेटाफिजिक्स बोलते हैं। थियोलॉजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थियोलॉजी? थियो मीन्स गॉड एंड लॉजी मीन्स साइंस और स्टडी ऑफ गॉड। जब हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ गॉड, नेचर, रिलीजियस बिलीफ जिसमें आ जाता है, तो वो कहलाता है थियोलॉजी। जब हम स्टडी ऑफ गॉड मीन्स किसी भी रिलेटेड गॉड की स्टडी कर रहे हैं, गॉड्स नेचर की स्टडी कर रहे हैं, रिलीजियस के बारे में जब बात हो रही है, रिलीजियस बिलीफ की जब जहाँ पे बात हो रही है, तो उसका मीनिंग होता है थियोलॉजी। तो क्वेश्चन इसमें से कैसे बन के आते हैं, जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम स्टडी ऑफ गॉड नेचर की, रिलीजियस की बात करते हैं, तो जब आपको पता होगा कि हम थियोलॉजी में स्टडी ऑफ गॉड नेचर की बात करते हैं, तभी आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो इसलिए छोटे छोटे से जो टर्म्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, तो इसलिए मैं आपके लिए ये पॉइंट्स लेकर आई हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का मीनिंग होता है रियलिटी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स की ही ये ब्रांच होती है। मेटाफिजिक्स से थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट है। ऑन्टोलॉजी का मीनिंग होता है रियलिटी। जैसे मैंने आपको मेटाफिजिक्स में बताया कि आप जब किसी चीज के बियॉन्ड जाकर कुछ सोचते हैं कि चीज ऐसा क्यों है, एग्जिस्ट क्यों करती है, जब हम उसकी रियलिटी चेक करते हैं तो वो मेटाफिजिक्स होती है। इसीलिए ऑन्टोलॉजी का मीनिंग भी क्या होता है? रियलिटी। ये मेटाफिजिक्स की ब्रांच होती है। हम इसमें बियॉन्ड जाकर तो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम रियलिटी चेक करते हैं। लाइक मैथ्स का अगर हम कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कोई भी ज्योमेट्री सीख रहे हैं, कोई भी मैथ्स का फॉर्मूला सीख रहे हैं, तो मतलब उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये सच में ऐसा होता है, क्या ये रियल है। अगर हमने कोई फॉर्मूला लर्न करा है तो उसका क्या यूज है, इसकी क्या रियलिटी है। तो मीन्स ऑन्टोलॉजी का मीनिंग हुआ कि रियलिटी को चेक करना। ठीक है। एपिस्टोमोलॉजी, एपिस्टोमोलॉजी में हम नॉलेज की बात करते हैं, स्टडी ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, बिलीफ। जब हम किसी नॉलेज की, अंडरस्टैंडिंग की, बिलीफ की स्टडी करते हैं तो वहां पर हम टर्म यूज करते हैं एपिस्टोमोलॉजी। ये जो टर्म्स हैं, हम स्टडी कर रहे हैं किसी चीज की और आपसे पूछा जा रहा है जिस चीज की आप स्टडी कर रहे हैं उसको किस टर्म में आप डिफाइन करेंगे। लाइक व्हेन यू स्टडी अबाउट नॉलेज, it is known as epistemology. When you study about reality, it is known as ontology. When you study about God's nature, it is known as theology. When you study about abstract concepts beyond the nature, then it is known as metaphysics. इसी तरीके से when you study about right or wrong, value system की जब हम स्टडी करते हैं तो इट इज नोन एज एक्सियोलॉजी। तो एक्सियोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ? वैल्यू सिस्टम, सही और गलत क्या है, वैल्यू सिस्टम की जहां बात आ जाती है तो वो स्टडी कहलाती है एक्सियोलॉजी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सियोलॉजी, जहां पर एथिक्स, एथिक्स क्या होते हैं? राइट और रॉन्ग। लॉजिक्स जहां हम लगाते हैं, एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स की बात होती है, एथिक्स की बात होती है, और लॉजिक्स की बात होती है, राइट और रॉन्ग, वैल्यू सिस्टम की बात होती है, तो वो स्टडी को हम बोलते हैं एक्सियोलॉजी। तो आई होप आपको ये पांचों टर्म याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टोमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पेपर्स। इसमें से क्वेश्चंस आए हैं एक आध बार, तो इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर आई हूं, क्योंकि रिसर्च में किस पेपर का क्या यूज होता है
आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि लाइक जैसे ग्रीन पेपर है, अगर हम ग्रीन पेपर का यूज कर रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग है, हम क्यों ग्रीन पेपर का ही यूज कर रहे हैं। इट इज यूज फॉर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, फॉर लीगल डॉक्यूमेंट, फॉर एग्रीमेंट, फॉर कॉन्ट्रैक्ट। हम कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कोई लीगल डॉक्यूमेंट है हमारा जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, ग्रीन पेपर का। फॉर एग्रीमेंट एंड फॉर कॉन्ट्रैक्ट वी हैव टू यूज ग्रीन पेपर। ब्लू पेपर कहाँ यूज होता है, द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ अ टेक्नोलॉजी और पीस ऑफ इक्विपमेंट आर लिस्टेड ऑन अ ब्लू पेपर। ब्लू पेपर में जब हम किसी भी टेक्नोलॉजी की डिटेल्स लिख रहे हैं, कोई टेक्निकल डिटेल्स लिख रहे हैं, किसी पीस ऑफ इक्विपमेंट को लिस्टेड कर रहे हैं, तो हम उसके लिए कौन सा पेपर यूज करेंगे, ब्लू पेपर। नेक्स्ट इज येलो पेपर। इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स रिसर्च दैट हैज नॉट yet been accepted or published in a peer review publication। मीन्स आपने कोई रिसर्च करी है और वो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो आप उसको किस में करोगे, येलो पेपर में। जो डॉक्यूमेंट येलो पेपर में होते हैं, इट मीन्स कि जो रिसर्च कंटेन हो चुकी है वो अभी तक एक्सेप्टेड नहीं हुई है, अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, दैट्स वाई वो डॉक्यूमेंट येलो पेपर में लिखे जाते हैं। व्हाइट पेपर का क्या यूज है, जब हम कोई भी मार्केटिंग प्रेजेंटेशन करते हैं बिजनेस वर्ल्ड में, मींस किसी क्लाइंट को परसुएट करने के लिए, समझाने के लिए, किसी पार्टनर को परसुएट करने के लिए, या फिर अपने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, किसी प्रोडक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए, तो हम वहां पर यूज करते हैं व्हाइट पेपर का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इन चारों पेपर्स का मीनिंग, कि what is the meaning of green paper, what is the meaning of blue paper, what is the meaning of yellow paper, and what is the meaning of white paper. Green paper is used for agreement and contract. Blue paper is used for technology details, technical details of a technology, and the yellow paper meaning which research when research not yet been accepted or published, जो अभी तक publish और accept नहीं हुई है। And what is the use of white paper for the marketing presentation in the business world। तो ये हुए हमारे types of papers। छोटा सा पॉइंट था, टॉपिक था, लेकिन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा रहा है अभी, तो आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ। जितना टाइम हमारे पास है हम कोशिश करेंगे अपने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर पाएँ। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी से क्वेश्चन ज़रूर बनकर आ रहे हैं। इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है, रिलायबल और वैलिड, ये दो टर्म्स आपने सुने होंगे, बट एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी का मीनिंग होता है कंसिस्टेंसी और वैलिडिटी का मीनिंग होता है एक्यूरेसी। सेम टेस्ट सेवरल टाइम्स एंड ऑलवेज रिसीव्स द सेम रिजल्ट। लाइक आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, अभी नेट का एग्जाम आप दे रहे हैं, आपने एक बार दिया, दो बार दिया, तीन बार दिया, सेम रिजल्ट आपको मिल रहा है कि आपका क्वालिफाई ही नहीं हो रहा। आप कंसिस्टेंट तो है अपने स्टडी को लेकर, पढ़ तो आप रहे हैं, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। तो इट मीन्स वो किस फॉर्म में आपको मिलेगा, जब आप एक्यूरेट होंगे, जब आप सही होंगे, जब आप वैलिड होंगे। टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू बी मेजर, मीन्स जो टेस्ट आप दे रहे हैं और जो आप चाहते हैं वो आपको रिजल्ट मिल जाए, इट मीन्स वो वैलिड होता है। तो रिलायबल में हम कंसिस्टेंसी को देखते हैं और वैलिडिटी में हम एक्यूरेसी चेक करते हैं। रिलायबिलिटी इज लेस इंपॉर्टेंट एंड वैलिडिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। मोर इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि सॉरी ये रिलायबिलिटी, ठीक है, रिलायबिलिटी इज लेस इंपॉर्टेंट एंड वैलिडिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। रिलायबिलिटी में कंसिस्टेंसी देखी जाती है कि आप एक ही टेस्ट को बार बार दे रहे हैं बट आपको सेम ही रिजल्ट मिल रहा है, जो आप चाह रहे हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। लाइक आप वेट गेन करना चाहते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं, आप बार बार अपना वेट चेक कर रहे हैं कि आपका वेट 60 kg है तो वो 60 kg ही निकल रहा है। आप 65 करना चाहते हैं तो ना 65 हो रहा है, और आप 55 करना चाहते हैं तो ना 55 हो रहा है। वेट आपका एज इट इज ही है। वो वैलिड कब होगा, जब आप अगर 55 अपना वेट करना चाह रहे हैं तो वो वैलिड तब होगा जब आपका वो वेट 60 से 55 पे आ जाएगा या 60 से 65 पर आ जाएगा। इट मीन्स अब वो एक्यूरेसी में आ गया, वो वैलिड हो गया। रिलायबिलिटी से वैलिडिटी में तो आप जाना आपके लिए एक सही डायरेक्शन है, लेकिन वैलिडिटी से रिलायबिलिटी में आना एक सही डायरेक्शन में काउंट नहीं होता है, क्योंकि वैलिडिटी जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कंपैरेटिवली टू रिलायबिलिटी। तो आई होप समझ में आया होगा कि रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है और वैलिडिटी का मीनिंग क्या होता है।
नेट का एग्जाम को बार बार देना और क्वालिफाई ना करना ये आपकी रिलायबिलिटी है, लेकिन अगर आप नेट का एग्जाम देते हो और आप क्वालिफाई हो जाते हैं वो आपका वैलिडिटी में काउंट होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सबसे पहले आपको होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता है टेंटेटिव स्टेटमेंट, कि आपने कोई स्टेटमेंट तैयार करी है। वो टेंटेटिव का मीनिंग क्या हुआ कि आपने कुछ सोचा कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो ट्रू भी हो सकता है और वो फॉल्स भी हो सकता है। जो स्टेटमेंट आपने तैयार करी है वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है? हाइपोथेसिस का मीनिंग मैंने आपको बताया, इट इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस मीनिंग इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल्स। ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। अभी हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ हाइपोथेसिस। अगर हम कोई हाइपोथेसिस तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके फीचर्स क्या होने चाहिए। अगर हम कोई भी स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं तो उस स्टेटमेंट के फीचर्स क्या होने चाहिए। उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, मीन्स जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। टेस्टेबिलिटी मीन्स टेस्ट करने लायक होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ हमने स्टेटमेंट तैयार करी है, ऐसा बना दे कि हम उस पर कुछ टेस्ट ही ना कर पाए, तो फिर ऐसी हाइपोथेसिस का क्या यूज। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक्स, टेक्निक्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपके स्टेटमेंट में, आपके हाइपोथेसिस में। कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए कि हाइपोथेसिस के फीचर्स क्या होते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, स्पेसिफिसिटी, टेस्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक्स, कंसिस्टेंसी, ऑब्जेक्टिविटी एंड simplicity. And there are two types of hypothesis. One is null hypothesis and the other one is alternate hypothesis. देखिए null hypothesis जब हम कुछ भी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स जीरो। null मीन्स जीरो। कि alternate मीन्स कि उसमें आपको जीरो से स्टार्ट ना करके आप उसमें क्या करते हैं, एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस तैयार करते हैं कि आपके पास पहले से ही एक हाइपोथेसिस है और उसका कोई ऑल्टरनेट निकाल लेना, तो वो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में आ जाता है। और नल हाइपोथेसिस जब आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में भी हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और स्टैट्स के जो बच्चे हैं, जो मैनेजमेंट के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, उनके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेपर 2 में भी ये पूछा जाता है। हाइपोथेसिस के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए सब चीज़ें। तो ये हुआ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अगर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर की बात करें तो क्या है हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर। सबसे पहले आपको क्या करना है, हाइपोथेसिस तैयार करना है। उसके बाद में एक सेटअप तैयार करना है, सिग्निफिकेंस लेवल तैयार करना है, एक सुटेबल सिग्निफिकेंस लेवल। उसके बाद में आपको एक सुटेबल टेस्ट तैयार करना है, डिटरमाइन करना है। देन डिटरमाइन द क्रिटिकल रीजन एंड देन एट द लास्ट डिसीजन मेकिंग। सबसे लास्ट में आप क्या करेंगे, अपना डिसीजन बनाएंगे। देन फर्स्ट है हाइपोथेसिस सेटअप। ये टेस्टिंग प्रोसीजर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से लर्न कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना, अपना हाइपोथेसिस तैयार करना है, और लास्ट क्या है, आपको डिसीजन बनाना है। तो फर्स्ट एंड लास्ट भी अगर आपको पता है तो आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। फर्स्ट आपने जो हाइपोथेसिस बनाया है उसका आपको सिग्निफिकेंस लेवल सेटअप करना है। उसके बाद आपको सुटेबल टेस्ट स्टेटिस्टिक डिटरमाइन करना है, एंड फिर उसके बाद में आपको क्रिटिकल रीजन डिटरमाइन करना है, एंड द लास्ट वन इज यू हैव टू डिसाइड योर डिसीजन मेकिंग। तो ये हुआ आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर। आई होप आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर समझ में आया होगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग समझ में आया होगा, और जो पेपर्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। और रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, छोटे छोटे से बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपके साथ आज डिस्कस करे हैं। एक बार समझ में नहीं आती है तो आप उसको दोबारा देखा कीजिए। एक बार दो बार देखकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और टाइम टू टाइम अपने नोट्स भी आप की पॉइंट्स के तौर पे बनाते रहिए। पहले ही मैं बहुत शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। टाइम को ध्यान में रखिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।